जी मैंने मैम सिंगल फोटो करता पूरी वो चीज़ भारतवर्ष को हमको एक परिवार के हिसाब से जो घाटा हुआ है वो तो एक चीज़ है, पर भारतवर्ष को उनका घाटा हुआ। आज उनके किए हुए काम, ड्राफ्टिंग ऑफ अबॉलिशन ऑफ 370 वो उन्होंने करी, जो कि एक डिफेंस मिनिस्टर के हिसाब से उन्होंने जो काम किए हैं शायद आपको कोई डिफेंस पर्सनल ही बता सकते हैं, क्योंकि जब वो पहले दिन अपना उन्होंने कारोबार संभाला डिफेंस मिनिस्ट्री का, मैं छोटे छोटे इंसिडेंट्स बताती हूँ आपको। तो उनके पास तीनों फोर्सेस के हेड्स आए और हमारी आर्मी के हेड ने बोला कि सर हमको कुछ चीज़ें चाहिए जो कि हमें सियाचिन, कारगिल, ये सारे बर्फीले एरियाज़ में हमने बड़ी देर से फाइल डाली हुई है लेकिन हमें सैंक्शन नहीं हुई। तो उन्होंने बोला वो क्या है? उन्होंने बोला हमारे बड़े लोग मर जाते हैं ये नहीं होने से, और वो थे स्नोमोबिल्स। आप बिलीव नहीं करेंगे, जैसे ही वो उनके रूम से बाहर गए और वो अपने ऑफिस पहुंचे, उनके वो सैंक्शन हो चुके थे और जल्द से जल्द उनको वो उपलब्ध कराए गए। इस तरह से वो इस तरीके से सबकी भावनाओं को समझते थे। वो समझते थे कि उनके लिए किस चीज़ के लिए क्या ज़रूरी है। उन्होंने कभी किसी को नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाने दिया। शायद इसी के कारण लोग उनकी बड़ी मुखालफत भी करते थे, लेकिन उनके अपने सिद्धांत थे। आज भी उनकी जब वो राजनीति में आए तो उन्होंने अपने परिवार को पहले पूछा, अपने बेटे को, अपनी बेटी को और अपनी वाइफ को, कि जब मैं राजनीति में घुसूंगा तो मेरे पास कोई दूसरा ज़रिया इनकम का नहीं होगा, मैंने किसी से पैसा नहीं बनाना है, क्या आप इतने में गुजारा कर पाएंगे? जो भी उनका समर्थन, उन्होंने बहुत सारा पहले कमा के रखा हुआ था और उनकी इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी थी, पर इतने में क्या आपका मुझे समर्थन मिल सकता है? उन सब ने हाँ बोला। ये तो हुई उनकी बात। ऐसा जिनके ऐसे सिद्धांत हो, उनके अपने परिवार में, अपनी पार्टी में, बाहर के लोगों से बहुत मुश्किल हो जाती है। विदेश में भी जो उन्होंने अपना नाम बनाया, जिस तरीके से उन्होंने अपना इज़्ज़त मान बनाया, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने उनको इज़्ज़त दी, उनकी दोस्ती सराहनीय है। और मैं कहती हूँ कि उन्होंने किसी में भेदभाव नहीं किया। वो एक ऐसे नेता थे जिनकी अपनी पार्टी में तो ठीक है, लेकिन दूसरी पार्टियों के नेता भी आते थे, जो युवा नेता थे, उनसे आके पूछते थे कि अंकल हमें बताइए। तो वो कहते थे ये भारत का भविष्य है, पार्टी भले कोई भी हो, इनको गाइड करना मेरा काम है। कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो उनसे ये पूछते थे कि बताइए हम आपको कैसे क्वेश्चन करें तो हमारा थोड़ा मान पड़े। वो भी बताते थे, क्योंकि कभी भी वो सेल्फिश, उन्होंने अपने आप को किसी भी चीज़ के आगे नहीं रखा। बाकी रही उनकी जो भी शख्सियत है, मैं आपको इसीलिए ये फिल्म बनाई है कि मैं अगर बोलना चाहूँगी, बोलती रहूँगी,
तो शायद दिन, हफ्ते, महीने, साल भी निकल जाएंगे, उनकी कहानियाँ ख़त्म नहीं होंगी। लेकिन उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन की है, मैं आपको एक छोटी सी फिल्म के बारे में फिल्म के साथ दिखाना चाहूँगी। उनकी शख्सियत के अलग अलग रूप आपको नज़र आएंगे। जेटली जी बड़े विचारक, लेखक और एक राजनेता के रूप में जो उनका विज़न था पूरे हिंदुस्तान के लिए, मैंने उनको विद्यार्थी जीवन से ही विद्यार्थी नेता के रूप में देखा है। जम्मू कश्मीर में के साथ उनका विशेष लगाव था और लगातार लंबी लड़ाई लड़ते हुए धारा 370 के लिए भी वो शुरू से प्रयासरत थे। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। उनके जाने के बाद हमने एक बहुत बड़ा ऐसा नेता खो दिया जो कि पार्टी के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए एक एसेट था। लेकिन उनके द्वारा किए हुए काम, जो उनका एक विज़न था, जो उनकी एक सोच थी भारत के बारे में, वो हमेशा से जिंदा रही। उनके जो सोच को आगे बढ़ाने का हम प्रयास कर रहे हैं। आज हम सब उस महान विभूति को याद कर रहे हैं। 5 वर्ष पूर्व वो महान विभूति हमारे बीच में जो सी चली गई, उस महान विभूति ने जिस तरीके से देश को जोड़ने का काम किया, आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनी है। तो इसी नेता के कारण, इसी कार्यकर्ता के कारण, और जिस तरीके से जीएसटी उस वक्त पूरे देश भर में लागू किया गया, हालांकि जम्मू कश्मीर में कुछ दिन का अंतराल था, लेकिन जो कंट्रोवर्सी उस समय में देखने को मिली, लेकिन आज देख रहे हैं हम लोग कि भारत जो है विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था जो है वो बना है। तो इस महान व्यक्ति की सोच के कारण है। आइए हम सब मिलकर उनके चरणों में नमन करें और इस महान विभूति द्वारा जो छोड़े गए अधूरे कार्य हैं उन सबको पूर्ण करने का प्रयत्न करें। भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि भगवान इस शख्सियत को अपने चरणों में स्थान दे और पूरे परिवार को दुख सहने की जो है वो शक्ति दे।